अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। आपसे हुकूमत नहीं हो रही साहब, आपको 8 महीने दे दिए, बस अब बहुत हो गया। ऐसा मैं नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं एन स्पीकर इन असेंबली की गिरफ्तारी के बाद। अब सवाल यह है कि जैसे जैसे जियाले इन ट्रबल्स की कहानी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हुकूमती नाअहली अपोजिशन के सर चढ़कर बोल रही है। और तो और जरदारी साहब इदारों को भी नहीं बख्श रहे हैं। आगे क्या इरादे हैं हुजूर, ये भी बता दीजिए। आपकी हुकूमत की नाअहलियों में तालीम का बेड़ा गर्क हो गया है। आपकी हुकूमत की नाअहली का सताया हुआ कराची भी है। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, एक ऐसा शहर जो गुलदस्ते की मानंद है, जिसमें मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ रहते हैं। इस शहर ने अरसे तक बड़ा कठिन वक्त देखा है, खौफ का माहौल देखा है, गुनाहों का खून। इस शहर का माजी इस तरह की तल्ख हकीकत से भरा हुआ है। सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों से कराची में अमन तो लौट आया, लेकिन शायद इस अमन को अमन दुश्मनों की फिर नज़र लग गई है, या शायद जिनकी जिम्मेदारी है वो मुस्तकिल अमन के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं कर पा रहे हैं, जिसका फ़ायदा फिर मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। शहर में फिर टारगेट किलिंग के वाक़यात वक्फे वक्फे से हो रहे हैं। सियासी जमातों के कारकुनों को हदफ बनाया जा रहा है। क्या ताने बाने सरहद पार तो नहीं मिल रहे? कहीं फिर रॉ अपना रास्ता तो हमवार नहीं कर रही? अपने अंदर छुपे उन दुश्मनों को तलाश करना होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ज़रूरत है अज़्म की और एतमाद की, क्योंकि बेशक कोई बाहर वाला है, लेकिन अंदर मौजूद काली भेड़ें आलाकार ज़रूर बन रही हैं। कराची शहर के अमन के खिलाफ साजिश आखिर कर कौन रहा है, इस पर भी तफसीली तौर पर आज बात होगी प्रोग्राम में। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन पे, ई गवर्नेंस के ऊपर जा रहे हैं कि कम से कम इंटरेक्शन हो टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पेयर का। अभी हम मुश्किल से 4.5 ट्रिलियन रुपया टैक्स इकट्ठा करते हैं, 4.5 ट्रिलियन। मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान में हम 8,000 अरब रुपया हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। मुल्क में टैक्स कल्चर को फरोग देकर टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में टैक्स अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। इमरान खान बोले, पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स देने की शरह है। पैसे वाले लोगों को टैक्स देना होगा। हुक्मरानों को कौम का एतमाद हासिल होगा तो टैक्स वसूली बढ़ेगी। टैक्स के पैसे से किसी को बाहर इलाज के लिए नहीं भेजेंगे। टैक्स का पैसा आवाम पर खर्च होगा। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए? नैब कराची ने इस्लामाबाद में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत से 3 दिन का राहदारी रिमांड भी मंजूर। नैब का आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा। पुलिस और नैब टीम ने रिहाइश गाह को घेरे में ले लिया। बैक सीट ड्राइवर को सियासत समझ ही नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के साथ ब्यूरोक्रेसी चलती है, न ही उन्हें हुकूमत करना आती है। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी नैब केसेस का मुकाबला करेगी। डराओ उन्हें जिन्होंने जेल का मुंह न देखा हो। बिलावल मेरा बेटा है, उसे क्यों डराते हो? मंजी साहब हैं, सिलसिलाएं हैं जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है। स्पीकर को गिरफ्तार करने को इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। बिलावल भी मेरा बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? केसेस का सामना करेगी, डील करने के हमें। पाकिस्तान सिफारती महाज पर अपना मुकदमा जीतने लगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खत और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात का असर। अक़वाम मुत्तहिदा की पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मसालहत की पेशकश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोनों ममालिक को ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात और चीखो पुकार से अब दुनिया को गुमराह नहीं कर सकेगा। यकीन है दुनिया को कायल कर लेंगे। I've not allowed you to speak. एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। This is no way. This is no way. कोई भी नहीं बचेगा। I'm not done. कोर्ट में ही करेंगे।
7 से 8 में आपको खुशामदीद कहूंगी। जाले इन ट्रबल पीपल्स पार्टी एहतसाब के दायरे में है और ये दायरा तंग हो रहा है जरा जरा। बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। उन पर आमदन से जायद असासे बनाने, सरकारी फंड्स में खुरबुर्द के केसेस हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 3 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। स्पीकर सिंध असम्बली नैब को अपनी जायदाद के ज़राए आमदन से मुतमईन नहीं कर पाए हैं। स्पीकर साहब की कराची, हैदराबाद, शिकारपुर और सक्खर में जायदादें हैं जो उनके और घर के दीगर 11 अफराद के नाम हैं। नैब के मुताबिक मिजाज अथॉरिटी ने सिराज दुरानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। नैब ऐसा भी कहता है कि मुलजिम सिराज दुरानी के खिलाफ कराची में असासाजात रेफरेंस जेर समात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी से इस्तीफे का मुतालबा किया है। हम ये इसके साथ साथ भी डिमांड करते हैं नैब से कि जो जब आगा सिराज दुरानी साहब बल्दियात के मिनिस्टर थे उस दौर का भी हिसाब लिया जाए और उसके साथ साथ जो ये सिंध असम्बली की तामीरात के अंदर मामलात रहे, हम चाहें कि नैब उसकी भी तहकीकात करे। आगे चल के हम 62-63 के ऊपर भी जाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या आगा सिराज दुरानी साहब अब सादिक और अमीन रहे नहीं रहे, हम उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। तो सिंध में अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है आगा सिराज दुरानी से, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। साबिक सदर कहते हैं कि जमहूरियत को चैलेंज किया जा रहा है, जब तक जुर्म साबित न हो तब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साबिक सदर ये भी कहते हैं कि वो भी नैब के सामने नैब का सामना करने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार हैं। असेंबली के स्पीकर को अरेस्ट किया है। मंगी साहब हैं, सिलसिलाएँ हैं जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की है। मैं उसको कंडेम करता हूँ। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे। जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है। केसेस का सामना करेंगे, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं। ये भी अच्छा कनेक्शन है वैसे कि जैसे जैसे नैब का दायरा तंग हो रहा है जियालों पर, वैसे वैसे हुकूमत की नाअहली दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी को। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब पीटीआई हुकूमत पर खूब नाराज हुए हैं। कह रहे हैं कि हुकूमत नाबालिग है, इनसे इक़्तिदार नहीं संभल रहा, अपोजिशन को तकसीम करके हुकूमत करने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहाई की मुबारकबाद तो उन्होंने दी, लेकिन ये भी कहा कि 8 माह हुकूमत को दे दिए, बस अब बहुत हो गया है। इनाफ इज इनाफ, 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम करना आता है। मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे। नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती। बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तो काफ़ी नाराज़ हैं। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का भी इशारा दे रहे हैं। कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान के हुकूमत मुखालिफ हर इक़दाम का साथ देंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर तब्दीली सरकार पर तनकीद की है। ट्विटर पैगाम दिया है कि आज़ाद इदारे नादानिस्ता तौर पर सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा ना बने। वफाकी इकाई की स्पीकर पर हमला नाकाबिल कबूल है। सिंध हुकूमत को हटाने की कोशिश की जा रही है। बेनामी वज़ीर आज़म को बेदर्दी आमरीत कायम करने नहीं देंगे। सियासी दर्जा हरारत बढ़ा सिंध में। आगे मजीद क्या होने वाला है, आसिफ अली जरदारी साहब किस जानिब इशारा दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले क्या करना चाह रहे हैं और हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या होगी। प्रोग्राम एजेंडा 360 के मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं मुइज़ जाफरी साहब, इसके साथ साथ मंसूर मुगैरी समा के नुमाइंदे खुसूसी साथ मौजूद हैं। मंसूर, पहले आपकी जानिब आती हूँ। ये पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन नया होगा, लेकिन आप तो बहुत पहले हमें बता चुके हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं अभी सिंध में, और शायद ये भी एक उसी की कड़ी है, आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी। हाँ किरण, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अभी भी बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये एक बड़ी गिरफ्तारी नहीं है, इसके पीछे और गिरफ्तारियाँ होनी हैं। क्योंकि जो 4 से 5 रेफरेंस तैयार हो चुके हैं जाली अकाउंट्स के हवाले से, अब नैब ने वो दायर करने हैं, उसके बाद गिरफ्तारियाँ होनी हैं। जरदारी साहब ज़ाहिर सियासी आदमी है, सियासी बयान देगा, लेकिन मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास जो पेजेस हैं 3-4, उसमें आगा सिराज दुरानी साहब की फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं,
जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सबके नाम ले लूँ। तो नैब काफ़ी अरसे से आगा सिराज दुरानी साहब के एसेट्स पे काम कर रही थी। अभी तो उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो एसेट्स पे कि नाजायज़ जो है ना आमदन से ज़्यादा उन्होंने जो असासात बनाए। लेकिन इसके बाद जो 2-3 और केसेस हैं जिस पे इंक्वायरी चल रही है और मुमकिन है कि आगा साहब जल्दी बाहर नहीं आते हैं तो फिर वो रेफरेंस भी दायर हो जाएंगे, जिसमें एक सिंध असम्बली बिल्डिंग जो है उसका एक केस भी बन रहा है इसके ऊपर, क्योंकि वो 3 अरब 3.25 अरब रुपए का स्टार्ट हुआ था और फिर कोई 10 अरब रुपए तक वो बिल्डिंग जाके उनकी पहुंची है। तो ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा रकम खर्च आई है। तो इस पर भी नए बल तहकीक कर रहे हैं कि आगा सिराज साहब का बहुत हाथ है इसमें। इतनी लग्जरी चीज़ें लगाई गई हैं जिस वजह अखराजात बढ़े हैं और उसमें फिर किकबैक्स लिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर जहली भर्तियाँ हैं जो सिंध असम्बली में और प्लस लोकल गवर्नमेंट में जो भर्तियाँ हुई थी, तो ये केसेस भी हैं जो आगा सिराज साहब के लिए अभी नए तफ्तीश कर रही है। तो इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ कि जैली अकाउंट्स में जो गिरफ्तारियाँ होने हैं और एक जो आइकन टावर है उसमें भी एक रेफरेंस तैयार है। उसमें तो जो कायम शाह साहब मुसीबत में हैं, उसके अलावा साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं सिंध के वो। क्योंकि मंसूर आप अंदर की खबरें बहुत पहले ले आते हैं, पहले ही समा के नाज़रीन को बता देते हैं कि कौन कौन सी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, कितनी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, कितने अहम केसेस चल रहे हैं। तो मैं दोबारा आपकी जानिब आ रही हूँ और आपसे पूछूंगी ज़रूर कि मजीद कौन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जो इस वक्त परेशान है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन मुइज़ ये पहला इजलास आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, हम ताउन के लिए तैयार हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने आज से 3 महीने पहले भी इसी तरह की बात की थी, नाअहल हुकूमत है। और आज जब आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हुई है फिर उनको ये हुकूमत की नाअहली याद आ गई है। फिर वो शिकवा भी कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से ही क्यों गिरफ्तार किया गया, पहले से बताया नहीं गया था। जरदारी साहब का रवैया गिरफ्तारियों पर, नैब का शिकंजा कसने पर कैसा देख रहे हैं आप? देखें, पहले तो मैं ये कमेंट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर नैब का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा भी तंदुरुस्त होता तो ये तमाम बातें बहुत रिडिकुलस लग रही होती। नैब का मसला ये है कि वो जबर के साथ एक्ट कर रही है। नैब ने जितने लोगों को अरेस्ट किया है वो बतौर सज़ा अरेस्ट को इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से मुर्तज़ा वहाब साहब और दीगर रिप्रेजेंटेटिव ने आज उनकी बात में बहुत वज़न है कि हमारे यहाँ जो ये इंक्वायरी की स्टेज पे लोगों को धर लिया जाता है ये सिरे से होना ही नहीं चाहिए। एक आदमी के ख़िलाफ़ किसी न किसी की तरह का फ़र्द जुर्म आयद हो, उसके बाद कोई शक हो कि वो कुछ कर सकता है, रिकॉर्ड ख़राब कर सकता है, उसके बाद ही किसी को धरा जाए। लेकिन उसके दूसरी और जरदारी साहब का ये कहना है कि एक उन्होंने सिंधी रख लिया है, वो हमारे सिंधियों को गिरफ़्तार कर रहा है, ये तो मुझे मेरी समझ से बाहर है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पंजाबी रख लिए हैं, वो हम सब पंजाबियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जरदारी साहब को लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने में ठीक 3 सेकंड लगते हैं और ये जो बहादुरी दिखा रहे हैं, ये हंसते हुए कहते हैं मेरा सेकंड होम है। मेरे ख्याल में जरदारी साहब टेरिफाइड हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत डरे हुए हैं, इस वक्त बहुत दबाव में हैं। वो आप देखती हैं एक हफ्ते लेफ़्ट जाते हैं तो दूसरे हफ्ते राइट जाते हैं, कभी अपनी उम्र याद दिलाते हैं, इमरान खान को कहते हैं आओ चलो साथ चलते हैं, कभी ऐलान करते हैं 18वीं तरमीम में बदलना चाहूँ तो भी नहीं बदल सकता, जैसे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, कभी उनसे गले मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा जरदारी साहब का ये ब्रवाडो जो है ये मेरे ख्याल में एम्प्टी स्टीम है। लेकिन अब मैं वापस दुरानी साहब की तरफ आना चाहूँगा। अगर कोई भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती तो ये स्पीकर सिंध असम्बली को जैसे ही वो शहर छोड़ के गया उसको फिर गिरफ्तार कर लेना, क्योंकि उसके घर के ऊपर छापा मारना था। देखें, ये मुझे समझ आती है, एक आदमी है, बावसूख है, ताकतवर है, बहुत बड़ी उसकी सिक्योरिटी डिटेल है। आप समझते हैं कि उसके घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे असाजात हैं या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन तक आपको रसाई चाहिए, जो रसाई जब आसान हो जाएगी जब अव्वल तो वो अपने सूबे में ना हो जहाँ पे वो बहुत असरअंदाज है, एक्टिंग गवर्नर की लेवल का है, स्पीकर असेंबली का है। तो ये तो मुझे समझ आता है, जैसे ही शहर छोड़ के गया आपने वो छापा मारा और उस छापे से पहले आपने उसको अरेस्ट किया। इसीलिए मैंने शुरू ये करते हुए कहा था नैब की अगर तारीख दुरुस्त होती तो ये चीज़ बिल्कुल इसकी कड़ी जुड़ती और समझ आता। देखिए, दुरानी साहब का माजी में भी उनके घर में आग लगी थी तो उनके तहखाने में से बहुत सारी चीज़ें अजीब व गरीब किस्म की मिली थी। ये मुझे समझ आती है सारी बात कि ये एक वाहिद फ़र्द ऐसा है या इतनी ताकत वाले कुछ अफराद ऐसे हैं कि जहाँ पर बेमानी नहीं लगता कि अगर वो जैसी शहर छोड़ के गए आपने अव्वल तो दूसरे एजेंसी के साथ मिल के दूसरे सूबे में उन्हें अरेस्ट किया और फिर एकदम से आपने यहाँ पर कार्रवाई डाल के उनके घरों के अंदर एक्सेस किया जो शायद आपको नहीं मिलता। और ये हक बजाने में समझने में कि जिस आदमी के पीछे 100 पुलिस वाले हों वो शायद उनके घर का एक्सेस रोक देते, शायद ताख़ीर क्रिएट कर देते, उसके अंदर रिकॉर्ड ज़ाया हो सकता था अगर तो उनके पास कोई रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये बात दूसरी तरफ बिल्कुल मेरे ख्याल में मैं इसका साथ देता हूँ कि ये इस तरह के मुल्क के अंदर, हमारी तरह के मुल्क के अंदर जहाँ पे कानून का जोर जो है वो अनइक्वल हो
उसके अंदर इतना आमिराना और जाबिराना कानून जो है वो नहीं होना चाहिए कि महज एक शक की बुनियाद पर एक इंसान को आप 90 दिन के लिए गायब कर सकते हैं। दुनिया भर में दहशत गर्दी के जो कवानीन हैं वो इतने ठोस नहीं होते जितने यहाँ पर नैब के हैं, और बेल के बगैर इस तरह एक आदमी को 90 दिन के लिए गायब कर देना, मतलब आप लेके चले जाना, गायब तो नहीं करना, लेकिन बेल भी आइन के थ्रू फिर उस कानून के अंदर लिखी जाना। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब के शौक थे जिसको एक एस्टैब्लिशमेंटेरियन गवर्नमेंट ने फिर मजीद आगे बढ़ाए, और इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अफसोस ये है कि नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के पास जब मौका था इसको ठीक करने का तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उनको अपने लिए फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, आपने आगाज़ में कहा कि क्योंकि नैब के कवानीन में और नैब का जो हिस्ट्री रही है उसमें झोल है, इस वजह से आपको भारी मौक़िफ़ दिखाई दे रहा है आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का। मुर्तज़ा वहाब का भी आपने जिक्र किया, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बात और भी कही कि ऑपोजिशन के लिए नैब के कवानीन कुछ और हैं, हमारे लिए कुछ और हैं। क्या आपको ये भी बात वजनी लगती है, क्योंकि अगर अलीम खान की यहाँ गिरफ्तारी होती है उसको आप देख लीजिए, यहाँ आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी होती है, इसे आप देख लीजिए, आपको लग रहा है कोई तजाद की हुकूमत के लिए कुछ और हो और ऑपोजिशन के लिए कुछ और हो? मुझे लग रहा है तजाद, क्योंकि परवेज़ खटक साहब जेल में नहीं है, इमरान खान साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस है, उसूलन तो ऑन पेपर उनको भी जेल में होना चाहिए। लेकिन नैब के एक्शंस जो हैं वो अलीम खान साहब तो इज़ अ लॉलीपॉप मेरे ख्याल से। अलीम खान साहब ताकि आप ये बात कर सकें इसलिए अलीम खान साहब को अरेस्ट कर लिया। अलीम खान साहब के खिलाफ क्या केस है, कितना पुराना है, कितना फरसूदा है, ये मैं नहीं कॉमेंट कर सकता। लेकिन नैब ने जिस तरह इस वक्त नैब टूल पे चढ़ी हुई है, मेरे ख्याल में वो अनइक्वली ही एक्ट कर रही है। मेरे ख्याल में ये जावेद इकबाल साहब को या तो अपना ब्रीफ केस नहीं मिल रहा, या फिर उनको मुतजाद होना, इनको कंट्रोवर्शियल होने का मतलब नहीं पता, क्योंकि वादा उन्होंने यही किया था कि मैं जिस दिन कंट्रोवर्शियल हो गया उस दिन मैं अपना ब्रीफ केस लूँगा और चला जाऊँगा। ये इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कोई तारीख में नैब का चेयरमैन नहीं रहा है, इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कोई तारीख में नैब के एक्शंस नहीं रहे हैं। और देखिए कोई तरीक़े का रिज़ल्ट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट से बेल हो रही है, इनके हर एक्शन जो है वो हाई कोर्ट के लेवल पे रिवर्स हो रहे हैं। इनकी ये सारी जो इनकी अजीब व गरीब किस्म के डीजीज आते हैं टीवी के ऊपर, हफ्ते गुजारे जिसके बाद वो बैन हो गए जब पहला उनको एक सख्त इंटरव्यू मिला, ये सब उनकी हवा में है उनकी बातें। आप उनकी सारी बातें वापस चलाएं। वो क्या कर रहे थे, देयर इज़ अ फेस बिहाइंड द केस, शेख रशीद टाइप जैसी बातें कर रहे थे, वो कहाँ हैं? वाई इज़ देयर नो, वाई इज़ ही आउट, वाई शहबाज शरीफ आउट, वाई कांट यू टेल द पीपल के ख्वाजा साद रफीक ने असल में किया क्या है? और बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आप इस बात को साबित करने के लिए JIT की रिपोर्ट मनोवन आपकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भेज दी कि आप कुछ भी करें इस पूरी चीज़ का, इसी के ऊपर आप मक्खी पे मक्खी बिठा दें। वो भी अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि कितने लोग जेल में नहीं हैं जिनका आपने हवाला दिया, तो सिंध में कौन कौन नहीं है और कौन सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं मंसूर? देखिए, ये तो नए वाले प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि कितनी गिरफ्तारी है, लेकिन जो आपके पास अंदर की खबर है वो क्या है? देखिए, उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के जो साबिक 3-4 उज़रा हैं, ये मुमकिन है कि उन पर जो ना ये हाथ डालें और उनको गिरफ्तार किया जाए। कौन से वज़रा? जिसमें सोहेल अहमद सयाल साहब हैं, जिसमें लंजार साहब हैं, अभी तो उन्होंने भी बेल करा रखी है। जाम खान शोरों ने, इस तरह कोई मुंतखब अराकीन है और है, तो इस तरह के अगर देखेंगे तो नैब के पास बहुत सारे केसेस हैं जो सिंध गवर्नमेंट के इसमें हैं, काबीना में थे, काबीना में हैं, या कुछ अराकीन असम्बली हैं, तो वो उनमें नैब हाथ डाल सकती है। उनके केसेस या उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो मुश्किल से कोई बचा हुआ होगा कि जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो। जैसे मोई साहब ने कहा कि नैब पे हमेशा मैं भी तनकीद करता रहा हूँ कि बहुत सारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन तक अभी तक उनका हाथ नहीं पहुँचा है, या हाथ पहुँचा है तो किसी मुसलहत की वजह से वो खामोश हैं या उन्होंने आँखें बंद कर दी हैं, तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं से उनकी जो ताने बाने मिलते हैं, इस वजह से जो करप्शन के मामलात हैं जिस पर इस वक्त नैब कर रही है काम, तो मैं बिल्कुल नैब को अपोज नहीं करूँगा कि वो किसी के बिल्कुल कोई गुनहगार नहीं है, किसी के हाथ इसमें डूबे हुए नहीं हैं, वो बेगुनाह लोगों पे हाथ डाले, मैं ये इतना नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि सब जितने लोगों पे के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जिससे मुझे पर्सनली पता है कि वो कई चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। उनके नौकर चाकर आप देखेंगे, वो नौकर चाकर करोड़पति बन गए, उनके आप घर देखें, और फिर कुछ ना कुछ किस्से कहानियां सामने आती ही रहती है। मुइज़, आपको नहीं लगता आसिफ अली जरदारी साहब क्या फिर से सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? अब जो आपने मंगी साहब का जिक्र भी किया, चुके हैं सिंध कार्ड, इससे ज़्यादा कौन सा सिंध कार्ड खेलने का होगा? उन्होंने कह दिया एक सिंधी बिठा दिया है जो हम सिंधियों को गिरफ्तार कर रहा है, इससे ज़्यादा क्या सिंध कार्ड खेलेंगे? और दूसरी बात ये, मैं मुगैरी साहब से मैं मुतरादिफ बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब मासूम है या मासूम लोगों को गैर कानूनी तौर पे हिरासा किया जा रहा है। मेरा तो बात ही सारी ये है कि ये लोग मासूम बादी नज़र अगर नहीं भी हैं तो आप इनको आखिरकार मासूम बनने का आसान रास्ता दिखाते हैं ये बॉचअप्स करके। आसिफ अली जरदारी साहब अगर आज कह सकते हैं कि मैं तो आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ,
तो मेरे ख्याल में एक पूरे मुल्क की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शुड हैंग इट्स हेड इन शेम। मतलब शर्म आनी चाहिए उस एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को जो एक ऐसे आदमी को कन्विक्ट नहीं कर पाई, जो स्विट्जरलैंड में भी कन्विक्ट हो चुका है, जो कहता था मेरा सरे में महल नहीं है, फिर वो रॉकवुड एस्टेट जब नीलाम होने पर आई तो खुद मान लिया कि हाँ मेरा है और मैं आके इसको कंटेस्ट करूंगा। अभी मैं बीमार हूं। इस आदमी को आप अगर आप कन्विक्ट नहीं कर पाए हैं और फिर उसके बाद वो सदर पाकिस्तान बन गया तो आपकी कौन सी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है? उसने क्या किया है? उसको मतलब प्लस माइनस कुछ करना आता है या नहीं आता, ये सवाल उठते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे साथ मौजूद थे मंसूर मुगैरी साहब, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में और खास तौर पर कराची में अमन कौन तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इस पर बात करते हैं। मुल्क का अमन तबाह करने की साजिश किसकी कोशिश है? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कारिंदे क्या फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं? शरपसंदी के वाक़यात सर उठाने के साथ कराची में शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद दिलाती हूँ, दिसंबर 2018 में भारतीय एजेंसी की साजिश बेनकाब हुई। आलमी दहशत गर्दों उनकी क़ुव्वतों को शहर कायद की रौनकें खटकने लगीं। तस्दीक हुई कि शहर में दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। तमाम वाक़यात के लिए स्लीपर सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये इंकिशाफ भी हुआ कि कायदाबाद और चीनी काउंसिल खाने पर हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल इस्तेमाल हुए। डिफेंस में ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये सन 2018 दिसंबर की बात है। डिफेंस में गाड़ी में मुबैना धमाका और बहालिया सियासी टारगेट किलिंग में भी स्लीपर सेल मुलव्वस पाए गए। शहर में टारगेट किलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात ने सूबाई इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत की गफलत की जानिब भी इशारा किया है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों से अमन कायम किया गया। अमन कराची से कभी कभी रूट सा जाता है। शहर में खौफ की फ़ज़ा ने अपनी जगह एक बार फिर बना ली है। नामालूम अफराद बेगुनाहों के खून से अपने हाथ रंग रहे हैं। सियासी जमातों की आपसी रंजिश एक तरफ, लेकिन इन इख्तलाफात से कोई ना कोई तो फ़ायदा उठा रहा है। दिसंबर 2018 से लेकर अब तक होने वाले एक के बाद एक कत्ल पर सूबाई हुकूमत जवाबदेह है। MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रज़ा आबदी के कत्ल का जिम्मेदार ताहाल नहीं मिला है। सियासी जमातों को टारगेट करने का सिलसिला रुक नहीं पाया है। आम इंतखाबात में बड़ी शिकस्त के बाद मंजर आम से बिल्कुल गायब हो जाने वाली जमात पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन आखिर किसके निशाने पर हैं और क्यों? सवाल ये भी है कि शहर में मुनज़्ज़म अंदाज में दहशतगर्दी करने वालों की डोरियां किसके हाथों में हैं? तब्दीली सरकार शहर के ख़राब होते हुए अमन से परेशान है। क्या वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज से मसला हल हो जाएगा? इसी मामले पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आसिफ हसनैन साहब भी पाक सरजमीन पार्टी से प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, पहले आप कहिएगा, शहर में हर थोड़े रोज़ के बाद सियासी जमात के रहनुमाओं को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। अली रज़ा आबदी के कत्ल के बाद से अब तक सिलसिला थमा नहीं है, क्यों? किरण, अली रज़ा आबदी के कत्ल के बाद से ये सिलसिला जो है शुरू हो गया है और ये जो है हैरान कुन बात यह है कि 3 जमातों के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें PSP हो गई, MQM हो गई और इसके अलावा PTI हो गई। इन लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया है और तफ्तीशी इदारे जो है वो इस वक्त तक कातलों का सुराग नहीं लगा सके हैं। ये स्लीपर सेल्स जो है ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और ये जो है इस वजह से ख़ास तौर पर ताजरों में और सियासी शख्सियात में जो है वो बड़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि शहर का अमन जो है वो काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे बाद जो है वो यहाँ शहर में अमन व अमान बहाल हुआ है। तो अभी जो है वो ये स्लीपर सेल्स कैसे एक्टिव होते हैं और ये जो है अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों ने ये बताया है कि जो MQM के कुछ वाक़यात हुए हैं और PSP के कुछ वाक़यात जो दहशतगर्दी के हुए हैं हालिया दिनों में, उनमें मुमासलत पाई जाती है। दहशतगर्दों का तरीक़ा वारदात एक है और कुछ वारदातों में तो हथियार भी जो है वो मैच हुए। तो इससे पता चलता है कि शहर में मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो ये तकरीबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दहशतगर्दी की वारदातें की जा रही है, ताकि शहर का अमन जो है वो दोबारा एक बार फिर बिगड़ सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं फैसल, जब शहर का अमन बर्बाद होता है तो फिर ताजर बिरादरी हो या अवाम एक अनसर्टिनिटी की कैफियत पैदा हो जाती है। आसिफ हसनैन साहब, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं रहनुमा और कारकुन दहशतगर्दों के निशाने पर हैं, क्या वजह समझते हैं आप इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें, सबसे पहले तो जो कल का वाक़या पेश आया अभी खिलजी का, वो भी इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या था, काबिल मज़म्मत वाक़या है। और गुज़िश्ता दिनों से जो वाक़यात कंटिन्यू पेश आ रहे हैं, जिसमें PTI के कारकुनान भी हैं, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा, MQM के ऑफिस पे भी हुए, उनके भी कारकुन जो है, और इसी तरह ख़ास तौर पर PSP के कारकुनान और रहनुमाओं को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और पिछले दिनों मीर अतीक तालपुर की गाड़ी पर भी हमला हुआ, उससे पहले हमारे ऑफिस पे फायरिंग हुई नाज़ाबाद गुलबहार में जी। ये सारा जो सिलसिला है, आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल ने हमेशा आप उसकी अपनी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं पहले दिन से लेकर आज तक, उसमें खुल के उसने तमाम उन रॉ एलिमेंट्स का जिक्र किया है जो इस शहर को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और उस ख़ास तौर पे कुलभूषण यादव के स्टेटमेंट भी आपके सामने है कि जिसमें उसने बलूचिस्तान और कराची का जिक्र किया था कि ये हमारा टारगेट है। तो इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि रॉ जो है, अब ये सारा हो किस तरह, ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है। और ये इस नेक्सस में पिछले दिनों लंदन से और दीगर जगहों से आपने देखा जो वीडियो क्लिप आ रहे थे, जिसमें खुलेआम जो है वो कहा जा रहा है कि जो कश्मीर में वाक़या हुआ उसका इल्ज़ाम भी ISI पे और हमारे ऊपर लगाया जा रहा है और इंडिया की फेवर की जा रही है। और फिर कहा जा रहा है कि जाकर जो है वो मारा जाए लोगों को, जो सियासी कारकुनान हैं, PSP के कारकुनान हैं, MQM के कारकुनान हैं। ये सारी चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं रही। और यही वो नेक्सस है सारा जो कि मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर इस शहर को दोबारा फिर डिस्टेबलाइज करने की तरफ चला गया है। हम बारहा ये बात बताते चले आ रहे थे PSP की लीडरशिप, मुस्तफ़ा कमाल, और आज भी हम ये बात कहते हैं कि देखें ये कमज़ोर नहीं हुए हैं कराची शहर में, बल्कि ये खामोश हो गए। और जब आप वो तमाम मामलात, ख़ास तौर पे जैसे पुलिसिंग का निज़ाम है, उसको जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, आप जब तक लोकल पुलिसिंग का निज़ाम नहीं करेंगे, पुलिस को प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे, पुलिस का इंटेलिजेंस के निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस के जो आपके मामला हैं वो बेहतर नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं होगा, तो आप कैसे, एक आदमी छूट कर आसानी से इसलिए आ जाता है कि कोई उसके खिलाफ गवाह नहीं होता। आज इस शहर में ये होने वाले जो वाक़यात हैं, अगर ये टाइमली इनके जो कल्पर्ट्स हैं या इनके जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो पकड़े जाएं तो फिर अगला वाक़े की रोकथाम हो सकती है। लेकिन अब आपने देखा होगा मुतावातिर वाक़यात हो रहे हैं और उन वाक़यात के जो मुल्ज़िमान हैं वो पकड़े नहीं जा रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो काम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया था, जो इंकशाफात होते हैं आसिफ हसनैन साहब, ये जिस तरह की मुमासलत सामने आती है उसमें हम देखते हैं कि रॉ के मुलव्विस होने के इंकशाफात होते हैं। और जिन लोगों से, जिनके अपने मुल्क में अगर कुछ हो जाए तो वो रोना धोना मचा देते हैं, लेकिन अगर उन्हें पाकिस्तान में कुछ करना हो तो फिर वो छुप कर वार करने की भोंडी सी नाकाम सी कोशिश करते हैं, शहर के अमन को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। फैसल, पुलिस के बयान के मुताबिक हालिया वाक़यात एक ही ग्रुप मुलव्विस पाया जा रहा है। जब इतना पता लगा लिया है तो फिर मुल्ज़िमान तक पहुँचने में क्या रुकावट है, क्या मसला है? जी बिल्कुल किरण, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ बनता है जब ये पता चल गया है। लेकिन ये मालूम हो रहा है कि ये किराए के कातिल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आसिफ हसनैन ने भी बोला और आपने भी बताया। रॉ बिल्कुल रॉ मुलव्विस है, लेकिन रॉ जो है यहाँ पे फंडिंग करता है। और वो फंडिंग किसे करता है? यहाँ के मुकामी लोग जो कि लंदन ग्रुप के टच में हैं और लंदन ग्रुप के राब्ते में हैं, वही नाराज़ लोग जिन्हें कहा जा रहा है वो जो है इस तरह से एक्टिविटी में मुलव्विस है। उनकी शनाख्त हो गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बताते हैं कि उन्हें जो है वो शनाख्त कर लिया गया है कि साउथ अफ्रीका से कौन सा नेटवर्क चल रहा है और दुबई से कौन आया है, इस तरह पे निगाह रखी हुई है। लेकिन जो असल टारगेट किलर है जो कि वारदातें कर रहे हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए। ये एक बड़ा सवालिया निशान है और जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे ये वारदातें नहीं रुकेंगी। तो ये इस वजह से जो है वो कारोबारी हजरात हो गए, ताजिर हो गए, सियासतदान हो गए और आम शहरी, उनमें तशवीश पाई जाती है। जी आसिफ हसनैन साहब, शहर के अमन का दुश्मन, सबसे बड़ी ताकत आप किसे समझते हैं? शहर का अमन बर्बाद करने में किसका हाथ समझते हैं? देखें जी, पिछले दिनों लंदन में जो है एक सिटिंग हुई थी, जिस सिटिंग में जो है वो लंदन और प्लस बलोच लिबरेशन आर्मी और कुछ और एलिमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे और बाकायदा उनकी ये सिटिंग हुई और उसके बाद उनको भेजा गया कि वो जाकर ये सारे मामलात में जो है वो कार्रवाई करें और उसके बाद फ़ौरन कराची में इसमें सारी चीज़ों में तेज़ी आ जाती है।
कल जो हमारे साथ जो वाक़या पेश आया है हबीब खिलजी का, वो पख्तून है और उनको जिस इलाके में ये टारगेट किया गया है वो खासतन उर्दू स्पीकिंग एरिया है। तो आप देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये काम किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर शहर में एक लिसानी बुनियादों पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि अपने टारगेट को भी हिट किया जाए और उसको डाइवर्ट किया जाए। और यही कोशिशें आपको याद होगा कि माजी में भी थी रॉकी, कि कभी वो सेक्टेरियन हवाले से और कभी एथनिक हवाले से कोशिशें करते रहे थे, जिसके लिए वो लंदन को और दीगर को इस्तेमाल करते रहे थे। और आज भी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि एक दफ़ा फिर इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि एक तरफ हमारे जो बलोच थे मीर अतीक तालपुर, उन पे हमला होता है, फिर पख्तून जो हैं हबीब खिलजी उन पर हमला होता है, उससे पहले हमारे जो कारकुनान उर्दू स्पीकिंग जो थे ऑफिस पे वहाँ मारा जाता है। तो ये बड़ा टेक्निकल तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं और कई मल्टीपल इसमें रिजल्ट हासिल करने की कोशिश उन्हें भी लगाम डालने की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ साथ पड़ोसी मुल्क रॉ को भी बताने की जरूरत है कि आपके मजमूम मकासद कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल शकील आप साथ मौजूद थे, आसिफ हसनैन साहब ग्रीन पार्टी से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास आ रही है, वो पहले मैं नाज़रीन को बता देती हूँ। बच्चों को पोलियो के क़तरे न पिलाने पर अदाकार फवाद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। फवाद खान के घर पर पोलियो मुहिम के हीरोज़ की बेइज्जती की गई है। मज़ीद बात करने के लिए बाबर अता साहब मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करती हूँ। बाबर अता साहब, हमारे पोलियो मुहिम के हीरो सख्त सर्दी में मुहिम चला रहे हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है और वो भी उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के एक नामी गिरामी अदाकार हैं। जी बेसिकली हुआ ये है कि जब भी पोलियो कैंपेन में कोई खानदान इनकार करता है तो ये समझने की जरूरत है कि जिले में पोलियो मुहिम का सरबराह जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, यानी पोलियो प्रोग्राम को वो लीड करता है। डिप्टी कमिश्नर के मातहत जो है एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें एसओपी होती है। जब पहली दफा कोई पेरेंट इनकार करता है तो उसका सुपरवाइजर जाता है पोलियो टीम का, जब उसको इनकार करता है तो उसका सुपरवाइजर जाता है, आखिर में असिस्टेंट कमिश्नर जाता है, फिर डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे जाते हैं उनको कन्विंस करने। लेकिन जब कोई भी हरबा नहीं होता तो फिर एक कानून में एक एक्ट है 3MPO कार खैर में मदाखलत, कि आप एक दवाई जो बच्चों के कार खैर की है और बच्चों के दरमियान आप दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में फवाद खान के केस में ये हुआ है कि कल सुबह से पोलियो टीम जो है जी वो इनके घर पे दस्तक दे रही थी। इनके एक ड्राइवर हैं, पहले उन्होंने बदकलामी की पोलियो टीम से, उनको झाड़ पिलाई। उसके बाद जी बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारी बहन है मिसेस फवाद, उन्होंने भी डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जो है वो पोलियो टीम्स के साथ जी, तो फिर इंतजामिया के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वो बच्चों तक जो है वो इस दवाई जिसकी बुनियाद पर फिर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये वाकईतन बड़े अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अता साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। फवाद खान और इस तरह की बड़ी सेलिब्रिटी जो पाकिस्तान का नाम है, उनका तो काम है, उनको तो चाहिए कि पोलियो मुहिम के खिलाफ, इस वक्त हम पोलियो मुहिम जिस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं, हम जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना चाहते हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और आप उन लोगों को इस चीज़ पर राज़ी करें जो अपने बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिला रहे हैं। लेकिन अगर आपके अपनी फैमिली के लोग और आप बदकलामी और बदतहजीबी करेंगे ऐसे लोगों का, तो फिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अता साहब। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ट्विटर का बड़ा दोहरा मयार सामने आ रहा है, उस पर बात करूँगी। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इंडियन मीडिया तो वैसे ही रो रहा था जब क्राउन प्रिंस भारत गए हैं, तो इस चीज़ पे चिल्ला रहे थे, इस चीज़ पे रो रहे थे कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे दिए, हमें सिर्फ बातें मिली हैं, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब तो देखिए, अब तो मजीद आग लग जाएगी। पाकिस्तान पर कैसे इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल उल जबीर ने जनाब भारत को आईना दिखाया है। इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया उन्होंने और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब कोई सबूत नहीं तो फिर मजम्मत कैसी। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ऐसा कहना है। इम्पॉर्टेंट बयान उनकी जानिब से दिया गया है और कह लीजिए कि भारत को आईना दिखाया गया है। इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो फिर मजम्मत किस बात की। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। पुलवामा हमला पाकिस्तान पर कैसे इल्ज़ाम आयद किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा था
कि पाकिस्तान के ऊपर उनका नाम लेना तो दूर की बात, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी के हवाले से कोई बात नहीं की गई। पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे दिए और हमें सिर्फ बातें मिली हैं। इस चीज़ पर भारतीय मीडिया रो रहा था, अब क्या करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि भारत के पास शोर मचाने के लिए बहुत कुछ होता है, हम अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकते बहुत ज़्यादा। बहरहाल हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि अक्सर ये बात दोहराते भी रहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम बहुत पुराना है, दौर तो जदीद है, लेकिन यहाँ के तालीमी इदारों में कदीम तरीन निसाब पढ़ाया जा रहा है। सरकारी तालीमी इदारों में मयार की कमी है तो निजी स्कूलों और कॉलेजेस में फ़ीस की ज़्यादती अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। वजूहात कुछ भी हों, पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। इल्म की रोशनी से महरूम ये बच्चे भी हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ये सोचने का वक्त आखिर किसके पास है। एक तो वतन अजीज़ में ये अलमिया, इस पर सिंध की सूरत हाल, यहाँ की ना सरकार बदली है ना हालात बदले हैं। आवाम साफ़ पानी, बिजली और गैस जैसी बुनियादी सहूलतों की तरह बेहतर तालीम से भी महरूम है। इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर तालीम ने किया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह कहते हैं कि असातिज़ा की एक बड़ी तादाद को रियाजी और साइंस पढ़ाना नहीं आती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इन असातिज़ा को सिस्टम से नहीं निकाल सकते। खुदा जाने, अल्लाह जाने कि क्या ऐसी मजबूरी है कि वो सिस्टम से नहीं निकाल सकते। पहले इनकी बात सुन लें। क्या हम उन टीचर्स को जो तकरीबन 1,35,000 के करीब टीचर्स हैं जिनको साइंस पढ़ाना नहीं आता, मैथ पढ़ाना नहीं आता, उसको हम निकाल नहीं सकते अपने सिस्टम से। तो हमारे पास 1,35,000 असातिज़ा ऐसे हैं जिनको रियाजी और साइंस ही पढ़ाना नहीं आती है। सरदार शाह साहब कह रहे हैं। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आती है, इसके बाद हमारी आंखें यकीनन खुल जानी चाहिए। फैक्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि मुल्क के देही इलाकों में निजी और सरकारी स्कूलों की 5वीं क्लास के 48% बच्चे हैं जिन्हें अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती है। 44% को उर्दू भी नहीं आती है। ये हो क्या रहा है? हमारे तालीमी निज़ाम पर बात जितनी भी हो जाए, ये तब्दील आखिर हो रहा है। इस इशू पर बात करने के लिए मेंबर पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल अली खुर्शीद साहब साथ मौजूद हैं। अली साहब, मुल्क में जो तालीमी इदारों का मयार तालीम है आपके सामने है। 5वीं जमात के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती है, वजह क्या है? असातिज़ा की नाअहली या फिर हम इसे तलबा पे डाल दें कि तलबा की कम इल्मी है 5वीं जमात के तालिब इल्म पर? जी खैर, अगर अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती तो वो सिचुएशन तो काफ़ी मज़ाक़ खेज़ है, इसलिए कि ना टीचर को आती है अंग्रेज़ी पढ़नी, ना वो समझती है, अब बच्चों को तो आती नहीं है, तो फिर वो बजाय इसके कि अंग्रेज़ी सिखाएं वो रट्टे के ज़रिए वो सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें जो हालात होते हैं उसका हमको सबको पता है, वो अच्छे खासे इट्स लाफेबल जो कुछ भी हो रहा होता है। लेकिन मेरी कंसर्न की बात यह है कि अंग्रेज़ी पर मत जाइए। आपने देखा कि उर्दू भी नहीं आ रही, उर्दू नहीं आती, साइंस भी नहीं आ रही, साइंस नहीं मैथ्स भी नहीं आ रही, रियाजी नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे बात यहाँ भी नहीं ख़त्म होती। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को तालीम देने के लिए एक पूरी फ़ौज चाहिए टीचर्स की। उस टीचर्स की फ़ौज को पढ़ाने के लिए जो ट्रेनर्स की फ़ौज चाहिए उन्हें भी नहीं आता कुछ। तो जो अभी हमें जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बहुत पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि सरकार काम नहीं कर रही। पिछले 3-4 बरस में एजुकेशन बजट्स डबल हुए। तो एक तरफ ये काम तो हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये जो बजट्स डबल हुए तो उससे टीचर्स की तनख्वाहें डबल हो गई बजाय इसके कि नया काम होता। हैविंग सेड दैट, ये जो रिपोर्ट है इसमें 2-3 और भी नुकात हैं जो देखने के हैं। इसकी जो अच्छी खबर है वो अभी आपने नहीं देखी, और वो अच्छी खबर ये है कि पब्लिक स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ी है पिछले 4 साल में, और उतनी ही इनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल्स में कम हुई है। तो ये जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है सरकार, उसकी वजह से कुछ ना कुछ असर आया है। सर, वो पैसा कहाँ लग रहा है? स्कूलों की तादाद देख लीजिए। अगर मैं सिर्फ अंदरूनी सिंध की बात कर लूँ, एक कमरे के स्कूल हैं, वहाँ पर 3-3, 4-400 बच्चा है, एक उस्ताद वहाँ पर मौजूद है, वो भी 1-2 महीने के रुखसत पर होते हैं। ये पैसा अगर बजट बड़ा है, डबल बजट हो गया है, तो वो बजट जाता कहाँ है सिवाय इसके कि असातिज़ा की टीचर्स की सैलरीज बढ़ जाएं, और उसमें से भी कई सारे गोश्त मुलाजमी। जी, मैं ज़्यादा गवर्नमेंट बैशिंग, वो तो बहुत आसान है ये करना, ये कि सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो उसके बारे में रिक्कत आमेज़ गुफ्तगू की जा सकती है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हम इसको अगर कंस्ट्रक्टिव करें तो बजट्स बढ़े हैं, और बजट्स की वजह से बजट ज़्यादातर इस्तेमाल हो गए अपने वोटर की तनख्वाह बढ़ाने में, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स आर द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट।
सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकर हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं। तो बहुत आसान होता है कि क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जैसे ही बजट बढ़ा तो उन लोगों की जो तुम्हें कल वोट देंगे उनकी तुम तनख्वाह बढ़ा दो। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट इट इज। बट जहाँ पे ये बैशिंग हो रही है वहाँ पे इस बात का भी ज़रा सा ख्याल रखिए कि ये जो सर्वे जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज़ पॉइंटिंग टू अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू पब्लिक स्कूल। लेकिन सर हमारा कंसर्न तो ये है ना कि तालीम का निज़ाम आखिर बेहतर कब होगा? ये नकल और रट्टे की सिचुएशन से हम कब निकलेंगे? कब हमारे असातिज़ा का मयार बेहतर होगा कि कब हम शाबाश दे सकें निज़ाम तालीम को? बहुत बहुत शुक्रिया अली खुर्शीद साहब, आप साथ मौजूद। वक्त हो गया, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। भारतीय फौज का सर्जिकल स्ट्राइक का ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मजे का खेज स्ट्राइक करने में भारत ने सबको पीछे छोड़ा। बड़ी आबादी वाले मुल्क ने बदहवासी में छोटी छोटी हरकतें शुरू कर दी हैं। कबूतर को पाकिस्तानी जासूस समझने वाला और गुब्बारों के बैनर से डर जाने वाला मुल्क पहले तो खेल के मैदानों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर उतारने में मसरूफ़ नज़र आया, फिर उसी पर बस नहीं किया, पाकिस्तान से सामान की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी है। जग हसाई का निशाना बनने वाले मुल्क के ताजिर आजकल खुश हैं, जैसे पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई रोक कर कोई मार्का सर कर लिया हो। लेकिन जनाब, पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय टमाटर के ना आने पर दिल छोटा नहीं किया, दुश्मन को बता दिया कि हम इनके टमाटरों की आमद के मोहताज नहीं हैं, हम मुल्क में हासिल सब्जियों से कई बेहतर चटनियाँ बनाना जानते हैं। पाकिस्तान को टमाटर के लिए तरसाने का ख्वाब देखने वाले भारत के इल्म में एक छोटी सी बात का इजाफा कर देती हूँ कि जनाब गुज़िश्ता 3 सालों से टमाटर भारत से दरामद हो ही नहीं रहे, तो फिर भारतीय ताजिरों ने अभी कौन सी सप्लाई रोकी है या रोकनी है? टमाटर को लेकर भारत की भोंडी सर्जिकल स्ट्राइक के भी क्या ही कहने। रोका तो उस चीज़ को जाता है ना जो कभी भेजी भी जा रही हो। पिछले 3 साल से आपके टमाटर कहाँ जा रहे हैं ज़रा मालूम तो करें, कहीं आपके पास ही तो दुश्मन नहीं पैदा हो रहे। जैसे आप लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान टमाटर भारतीय टमाटर खाकर दुश्मन नहीं पैदा कर सकेगा, तो मालूम तो करें आपके टमाटर जा कर रहा है। मोहम्मद अफजल साहब है, जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी, हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, पाकिस्तान में इस्तेमाल जो टमाटर हो रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ समा का कि इंडियंस की जो एक वो हैबिचुअल हैं वो प्रोपेगेंडा करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। पाकिस्तान में 3 साल हो गए हैं प्लांट प्रोटेक्शन और हमारी जो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है, इन्होंने किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर ग्रोथ पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकती। उसकी वजह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी एग्रीकल्चर वेजिटेबल और फ्रूट सेंस में किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला का इतना करम है कि हर चीज़ वाफर मकदार में है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। और इंडिया के मुकाबले में इंडिया की ग्रोथ तो हम अपने मुल्क में मंगाना पसंद भी नहीं करते। उसकी वजह ये है कि 2016 में इंडिया के ऊपर यूरोप में बैन लग गया था कि उनके हर एग्रीकल्चर फ्रूट और वेजिटेबल में फ्राइड अपना एक जरासीम होता है, तो उसकी वजह से उन्होंने उसकी सर इंडियन मीडिया का एक मसला है सर, तहकीक करते नहीं है, बस बात और प्रोपेगेंडे की आदत होती है। तो ये आपका कैमरा है, आप जरा अपना मैसेज पहुंचाएं। बताएं इंडियन मीडिया को कि 3 साल से भैया तुम्हारे टमाटर आए नहीं है, यहाँ पर किस बात का एहतजाज करें सर? बताएं। मैं जो है ना ये पूरी पाकिस्तान की तरफ से उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका टमाटर अगर इस काबिल हो कि उसको खा के हम आपको मारें, वो इतने एनर्जेटिक हो तो आपकी फ़ौज जो है ना भूख से ही ना मरे, वो टमाटर खा के वो हमें मारे। लेकिन आपके टमाटर में या आपकी किसी भी जो एग्रीकल्चर ज़री या इंडस्ट्रियल, मैं वो बात नहीं करता चूँकि मेरा तल्लुक़ ज़राअत से, तो आपकी कोई चीज़ इस काबिल नहीं है कि हम अपनी आवाम को वो खिलाएं। आप अपने टमाटर अपनी फ़ौज को खिलाएं जो भूख से मर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में सब कुछ है और हम जो है ना ये प्रोपेगेंडा करने के कायल नहीं हैं। हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ हुए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने के कायल हैं। और आप अपना टमाटर अपनी उस भूखी फ़ौज को खिलाएं जो भूख से मर रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अफजल साहब, साथ आप मौजूद थे और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज इंडिया तक पहुंचाई है। अब आपको ज़रूरत है कि आप ज़रा देखें कि आपके टमाटर आखिर जा कहाँ रहे थे, जो आपके किसान कह रहे हैं कि अब हम नहीं भेजेंगे। बहरहाल सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सब्जिकल स्ट्राइक तक ही भारत आप महदूद हैं। अपना और अपने मुल्क का नाज़रीन बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।